तो वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये कंटिन्यूएशन सीरीज होने वाली है। आर्टिकल 15 तक हो गया था। ठीक है, आर्टिकल अब 15 तक हो गया था। ये सब आर्टिकल्स भी हो गए थे, पर उस वीडियो में साउंड नहीं आया था, पता नहीं क्यों नहीं आया था, समझ में नहीं आया। और ठीक है, जैसा भी था तो उसको हम लोग फिर से यहाँ पर डील कर रहे हैं और कोशिश करेंगे आज के इसी एक वीडियो में वन शॉट में पूरा फंडामेंटल राइट हो जाए। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ रहे हो, हमारे साथ बने हुए हो। तो आज देखो, आर्टिकल 16 से स्टार्ट करते हैं। ईडी आउट के बारे में मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, ईडी आउट में अब हम लोग कहां पर हैं? 14, 15, 16। 16 मतलब ओ मतलब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी पर हम लोग हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, ये क्या करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी किस सेंस में? तो भाई ये मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर किसी ऑफिस जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पूजा खेड़कर वाला केस हो रहा है कि उनको क्या हो रहा है कि 7% उनकी डिसेबिलिटी थी, अब चाहिए 40%, तो 7% वाले को बना दिया। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये बिल्कुल गलत है। उसी तरीके से जिसने लेट सपोज जनरल कैटेगरी का अगर कट ऑफ 93 है, तो सब जनरल वाले 93 पर ही जाएंगे। किसी को एक अलग से ऐसा नहीं मिल जाएगा कि एक जनरल 30 पे जा रहा है, दूसरा 40 पे जा रहा है और आपको 93 पर भेज रहे हैं। नहीं, वो सब कुछ एक साथ होगा। तो इसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप इस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को इसको खंडित कर सकते हो। ठीक है, दो इट इज फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट को खंडित नहीं किया जा सकता है। और अगर किया भी जा सकता है तो कहां से? जब सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर से कोई लॉ पास कर दे तब। लेकिन बिना लॉ पास किए भी इसको खंडित किया जा सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा अगर आप किसी और ग्राउंड पे इसको कर रहे हो तो मतलब या सरकार कर रही है या कोई इंडिविजुअल कर रहा है किसी दूसरे राइट में, तो उसको अवैध नहीं माना जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो किस किस ग्राउंड पर है? तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके इसके उसमें है। यहाँ पर देखो एक और जुड़ा हुआ है, डिसेंट। आपने पिछला पिछला वो देखा होगा, हमने जो यहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ तक ही सीमित है। लेकिन यहाँ पर एक नया एक ग्राउंड जुड़ गया है जिसका नाम है डिसेंट। तो यहाँ पर इस चीज को याद रखना। उसके बाद क्या है? पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस। अब देखो रेसिडेंस का क्या मतलब है। तो और ये रेसिडेंस का यूज हम लोग यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? तो भाई ये एक्सेप्शंस है कि इन सब एक्सेप्शंस पर, इन सब पिलर्स पर आप क्या कर सकते हो कि जो अपॉर्चुनिटी की, आप अपॉर्चुनिटी वाला जो फंडामेंटल राइट है उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। तो पहला क्या है? रेसिडेंस। ठीक है, तो यहां पर देखो एक एक्ट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंट एक्ट। 1957 में बना था। इस हिसाब से क्या था कि एक पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको रेसिडेंस का हवाला दिया जा सकता है। जैसे मान के चलो कि तेलंगाना में एक्स टाइप की सर्विसेज तेलंगाना के लोग ही करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बताया जा सकता है, ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। पर 1974 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, एक्सेप्ट फॉर आंध्रा एंड तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी की बात की गई है। अब देखो अपॉर्चुनिटी की बात करने का क्या मतलब है। अपॉर्चुनिटी की बात करने का यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग ये बैठ रहा है कि भाई जैसे मान के चलो एक आप हो, आप एक जनरल कैंडिडेट हो, ठीक, और दूसरा बंदा है वो शेड्यूल कास्ट से आता है। अब ये दोनों डीएम है। ठीक है, कहीं के किसी दो जिले के एक शहर में दो जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। दोनों 2013 की सिविल सर्विसेज पास करके गए हैं। ठीक है, इन दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट दिया जाता है, इनका इक्वल अमाउंट ऑफ अचीवमेंट है। अब इनको एक अपर पोस्ट के लिए प्रमोट करना है। कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सीनियोरिटी के बेसिस पर, क्योंकि रिजर्वेशन तो यहां लगता नहीं है। सीनियर बिल्कुल। अब सीनियोरिटी के बेसिस पर कैसे करोगे? यहां तो एक्सपीरियंस ही सेम है। यहां कौन सीनियर होगा? अगर आप 1 अगस्त 2014 को ज्वाइन किए हो, ये बंदा भी 1 अगस्त 2014 को ज्वाइन किया है, ये थोड़ी ना देखोगे कि उसने 9 बज के किया, मैंने 9 बज के 1 मिनट में किया तो वो जल्दी हो गया, वैसा नहीं होगा। तो उस केस में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी वाला फॉर्मूला लगता है। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी वाला फॉर्मूला लगता है। इसका मतलब यह है कि इस केस में कैटेगरी देख ली जाएगी। अगर कैटेगरी शेड्यूल कास्ट की है तो ये बंदे ऊपर निकल जाएंगे। समझ रहे हो? दैट इज व्हाट ये आपका कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इज। उसके बाद देखो एक और एक्सेप्शन है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मदरसा है। ठीक है, मदरसा में बोला जा रहा है कि मदरसा का जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, वो इस्लाम फेथ से आना चाहिए। तो आप इसको ये नहीं बोलोगे कि मैंने मदरसा के प्रिंसिपल बनने के लिए वहां पर अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था, एग्जाम पास करी है। एग्जाम या तो एग्जाम देने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। क्यों नहीं देने दे रहे? इस्लाम
ही नहीं हूं मैं, लेकिन भले मैं तो कुरान पढ़ता हूं, मेरे को उर्दू आती है, मेरे को ये आता है वो आता है, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन सरकार आपके मांग को नल एंड वॉइड कर सकती है, क्योंकि एक एक्सेप्शन है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाले लोग क्या कर सकते हैं, या उनको क्या अधिकार है कि अपने पोस्ट को अपने हिसाब से भरने का उनको अधिकार है। तो अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कहा जा रहा है कि नहीं, प्रिंसिपल जो है मुसलमान ही बनेंगे, तो मुसलमान ही बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान में। एक है आपका ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाला जो रिजर्वेशन आया था, ठीक है, ये उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब हम लोग इस टेबल को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इस टेबल में क्या है, पहले हम लोग 16(1) को देखते हैं। तो 16(1) कुछ भी नहीं है, ये वही वाली बात है, ईडी आउट में से ओ वाली बात है ये। उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया गया है, डिसेंट होगा, प्लेस ऑफ बर्थ होगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब, ये सारी चीजें इसमें होगी। अब ये जो चीजें हैं, ये 16(2) में है, जिसको हमने ग्राउंड्स पढ़ा था, और देखो ओनली लिखा हुआ होगा, ओनली, ओनली, बस और बस, बस और बस, नथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, 16(3) में क्या है, 16(3) में यहां पर क्या कर दिया है, ये कर दिया है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शंस दे दिया है। ठीक है, रेसिडेंस वाला एक्सेप्शन हमने देख रखा था। उसके बाद यहां पर क्या दे रखा है, बैकवर्ड क्लास, ये रिजर्वेशन की बात यहां पर कर दी है। यहां पर 16(4) में 16(4)(a) जो है वो क्या कह रहा है, ठीक है, ये प्रमोशन और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी की बात कर रहा है। तो ये एक्सेप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहां पर, तो ये सही, मतलब इसको फिर से एक तरीके का रिवीजन हम यहां पर कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर क्या है, 50% कोटा वाली बात यहां पर हो रही है। ठीक है, जो हमने इस वाले पेज में यहां पर देखा था 50% वाला, ये वाली बात यहां पर हो रही है। उसके बाद यहां पर क्या है, 16(5) आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है 16(5) में, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद 16(6) किसकी बात कर रहा है, तो ईडब्ल्यूएस वाले रिजर्वेशन की बात कर रहा है। अब देखो यहां पर आता है मंडल कमीशन, मंडल कमीशन एंड आफ्टरमैथ। तो यहां पर क्या है, 1979 में बोला गया कि भाई जो बैकवर्ड कास्ट का, जो बैकवर्ड क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन है काफी कम है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई ताकि कुछ मेजर्स लिए जा सके। और ये जो है ना, ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है। पहला जो है वो काका केलकर, ठीक है, 1953 में बनाई गई थी ये कमीशन, ये कमेटी, ये काका केलकर चेयरमैनशिप किनकी थी, तो काका केलकर की थी। उनको ये देखना था कि वेदर दे आर बीइंग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सर्टेन सर्विसेज, सर्टेन पोस्ट, सर्टेन ऑफिसेस अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये छेड़छाड़ किससे करता है, तो भाई संविधान के आर्टिकल 340 से करता है। ये एकदम आपको यहाँ पर देखना जो है वो जरूरी होगा। उसके बाद देखो ये एक्सेप्शंस है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस, कहने का क्या मतलब है कि यहां पर बेसिकली क्या हुआ था कि पॉपुलेशन को जब उन्होंने पढ़ा मंडल कमीशन ने, तो 52% इनको ये जो बैकवर्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन मिली वो 52% मिली, और उसमें से भी इन्होंने एसटी और एससी को एक्सक्लूड कर दिया था। तो कमीशन ने बोला कि भाई हमें 27% गवर्नमेंट जॉब चाहिए ओबीसी के लिए, ठीक है ना, ताकि 50% का जो कैप लगा हुआ है वो बरकरार रहे। लेकिन फिर 1990 के बाद क्या होता है, वीपी सिंह ने 27% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दे दिया था ओबीसी को। नरसिम्हा राव जो आए थे उसके बाद, उन्होंने क्या किया उनके बाद, तो बेसिकली नरसिम्हा राव ने क्या किया कि पुअरर सेक्शन को ओबीसी में भी प्रेफरेंस यहां पर दे दिया। ठीक है ना, यहां पर वो भी कर दिया, और इकोनॉमिक क्राइटेरिया को रखा, और फिर बोला कि 10% और रिजर्वेशन होना चाहिए इनको। मतलब यहां तो 27 आप बोल रहे हो ना, तो 27 + 10 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर इंद्र सोहानी केस में इसको हटा दिया गया, है ना, ये जो एडिशनल 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी, इसको हटा दिया गया। बोला कि 50% की कैपिंग है, इसको हम नहीं ऐसा ये कर सकते हैं। ये इंद्र सोहानी केस में ये बोला गया है। ये याद रखना, इस केस को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रिजर्वेशन का जब आंसर लिखोगे, खैर वो तो हम लोग अलग से दे ही देंगे, आप लोग को एक फोल्डर दे देंगे, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी आप याद रखो इंद्र सोहानी केस क्या है। तो ये रिजर्वेशन को ऐसा खत्म कर दिया। फिर यहीं से क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट आया था वो यहीं से आया था। उसमें क्या बोला गया कि ठीक है ना, जो अगर इकोनॉमिकली एडवांस हो चुके हैं ओबीसी, उनको रिजर्वेशन से हटाओ। उनको जब आप रिजर्वेशन से हटा दोगे, तो इस 10%, जो ये जो 10% एक्स्ट्रा देने की बात कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इसको आप पढ़ लेना। कैरी फॉरवर्ड रूल जो है, बैकलॉग भी जो है, तो इसको वैलिड माना गया, और ये बोला गया कि भाई ये किसी भी साल में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैकलॉग का क्या मतलब है, लेट सपोज 2018 है, अभी 2024 चल रहा है, तो 2023 है, ये 2023 है। तो 2023 की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, 50% सीट रिजर्व है। अब तो खैर बढ़ गया है 60% ईडब्ल्यूएस, लेकिन लेट सपोज 50% की हम बात करते हैं, तो 50% में क्या होता है कि बस 25 सीटें भरती है। तो पहले क्या होता था, बाकी जो 25 है उसको आगे के लिए आप खिसका दोगे। ठीक है, आगे के लिए खिसका दोगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि आगे खिसकेगी, लेकिन वो 50% वाले को वॉयलेट नहीं करेगी, और जो बाकी बची सीट है वो ओपन
कंटेनमेंट के लिए उसको रखा जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, रामनंदन कमेटी की बात हो रही है। अब ये जो अब रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, इसको आप पढ़ लेना। क्या है बेसिकली, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओबीसी क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल वाला मामला है। आप दो चीजें यहां पर याद रखना, रामनंदन कमेटी को, जो कि ओबीसी क्रीमी कौन सी ओबीसी की उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया था। दूसरा क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इसको ये किस लिए बनाया गया था, तो ये अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन और नन इंक्लूजन की बात ये करता है। ध्यान रखना, अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन एंड नन इंक्लूजन, ठीक है, ऑफ एनी क्लासेस ऑफ सिटीजन इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, की ज्यादा हो गए हैं, कम हो गए हैं, क्या हो गए हैं, उन सब की बात कौन करता है, तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और ये 333 बी के साथ ये सॉरी 338 बी के साथ ये डील करता है। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 16 की बात है। यहां पर देखो एक्चुअली क्या होता है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी वाला जो केस होता है, उसमें यहां पर ये बोला जाता है कि अब ये जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी है, ठीक है ना, तो ये रिजर्वेशन को शो नहीं करता है। ठीक है ना, और जब इसको लागू किया गया तो रेट्रोस्पेक्टिवली 1995 से ये लागू कर दिया गया था, यहां से रिजर्वेशन प्रमोशन में हटा दिया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, प्रमोशन में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी को आप रिजर्वेशन नहीं बोल सकते हो। ये कंडीशन है, जब मैच ड्रॉ हो जाता है तो होता है ना कि किस तरीके से फिर कौन जीता कौन हारा करें, तो वो वाला सीन है ये। बैकलॉग वैकेंसी वाला रूल जो मैंने आपको बता दिया था वो यही है। उसके बाद 50% ये वो। अब देखो यहाँ पर 9 शेड्यूल की बात की जाती है, तो जो 76 अमेंडमेंट होता है 1994 में, वो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1993 को वो क्या करता है, 9 शेड्यूल में डाल देता है, ताकि जुडिशियल रिव्यू से ये बचा जा सके। मैंने आपको बताया था कि जो 9 शेड्यूल है वो जुडिशियल रिव्यू से बचाने की बात करता है। अब ऐसा क्यों किया था उन्होंने, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर में बोला गया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तमिलनाडु एक्सीड कर रहा था उसको। ठीक है ना, तमिलनाडु क्या कर रहा था, वो एक्सीड कर रहा था, तो यहां पर ये सारी बातें हैं, तमिलनाडु ने ऐसा रखा था। उसके बाद देखो क्या होता है कि in order to nullify the ruling with regard to the relaxation in qualifying marks and standard of evaluation in matter of reservation and promotion, ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 2000 में एनेक्ट किया गया, और आर्टिकल 335 में एक नया प्रोविजन डाला गया जो कि एससीज एंड एसटी को फेवर करता था। किसमें, तो क्वालिफाइंग मार्क्स और लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन इन द मैटर ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, तो यहां पर से ये वाला जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी वाला गेम आपको क्लियर हुआ होगा। देखो अब ईडब्ल्यूएस की बात यहां पर आई है। ईडब्ल्यूएस वाली जो बात आई है वो आप लोग पढ़ लेना, कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से घुस करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना, बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। अब इसका ये बेसिक का ये मतलब नहीं है कि ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया याद करके बैठो, है ना, बस ओवरऑल रिजर्वेशन का मामला क्लियर होना चाहिए, आर्टिकल 16 का मामला क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो बात खत्म है, और कुछ नहीं है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन देखेंगे, और हमने देखा भी है एक वीडियो में, कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपसे कि क्वेश्चन अब ये हो गया, अब इसका आंसर क्या होगा, इस तरीके का कोई नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन नहीं है। तो बेसिक फंडा क्लियर रखना, एनसीईआरटी क्लियर रखना, जो वीडियो देख रहे हैं वो उसको क्लियर रखना। अब यहाँ पर आर्टिकल 17 के बारे में बोला गया है। अब ईडी आउट में यू आता है 17, 17 मतलब अनटचेबिलिटी। तो ये क्या करता है, ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉरबिड करने के लिए बोलता है ना, ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉरबिड करने के लिए बोलता है एनी फॉर्म में। अब जो एनफोर्समेंट होता है ऑफ एनी डिसेबिलिटी, मतलब कि जो कि अनटचेबिलिटी की वजह से आता है, ये पनिशेबल है इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। और एक चीज मैंने और आपको बताई थी कि जो फंडामेंटल राइट है, पहले पेज में, पहले पहले ही पेज में शायद लिखा हुआ है, पहले या दूसरे पेज में, नहीं पहले पेज में राइट साइड में है आपका, मतलब टॉप हाफ में वो चीज लिखी हुई है कि कुछ एनफोर्सेबल खुद से होती है और कुछ को किया जाता है, ऐसा कुछ है, कुछ किया जाता है। पहले या दूसरे पेज में कुछ एनफोर्सेबल खुद होती है और दूसरा कुछ को किया जाता है। तो एनफोर्सेबल का क्या मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट होता है वो सेल्फ एनफोर्सेबल होता है ना, सेल्फ एनफोर्सेबल होता है, और कुछ फंडामेंटल राइट को एनफोर्स किया जाता है। तो ये उसी में से आता है जिसको एनफोर्स किया जाता है। इसके लिए आपको प्रॉपर कानून मिलेगा। ठीक है, ये देखो 1955 वाला आपको प्रॉपर कानून मिलेगा। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका नाम पहले था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, बाद में इसको बदल करके कर दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ठीक है ना, 1976 में इसको बदल दिया गया था, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, टू एनलार्ज उसको पिनल, ठीक है, ये सब है। अब जो अनटचेबिलिटी है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन में, और किसी एक्ट में भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये तो पता होगा सबको कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन वाला कुछ ऐसा आता है। मैंने भी आपको कल बता रखा था, कल एक वीडियो गई हुई है क्वेश्चन पे, तो उसमें बता दिया है मैंने कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर कहीं पर भी लिखा है वो नहीं होने वाला सही,
मोस्ट 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 रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में वो सही होता है कि दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, डिफाइन डेफिनेशन नहीं देता है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान अपना क्या है, फ्लेक्सिबल है एंड ओपन टू चेंज है। अगर आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो, मतलब आप किसी चीज को लिमिट कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि व्हेन यू आर डिफाइनिंग समथिंग, दैट मींस यू आर लिमिटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर ओन वर्ड्स। मैं आपसे पूछूं जीडीपी की डेफिनेशन बताओ, जीडीपी की 5 डेफिनेशन होगी, जीडीपी की 50 डेफिनेशन होगी, सेंस सबका सेम होगा, है ना, सेंस सबका सेम होगा। जैसे ही सेंस सबका सेम हो जाता है तो इंटरप्रिटेशन का जो गैप, जो मार्जिन होता है, वो एकदम खत्म हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को जानबूझ करके डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि जो हमारे संविधान फ्रेमर्स थे वो फ्यूचरिस्टिक थे, है ना। तो ये सारी बातें हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखना। और ये इस पर्टिकुलर चीज को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि ये किसी एक्ट में भी नहीं डिफाइन किया गया है, इसको भी ध्यान रखना। तो मैसूर हाईकोर्ट का ये कहना था कि जो सब्जेक्ट मैटर है आर्टिकल 17 का, ठीक है ना, तो ये ग्रामेटिकल या लिटरल सेंस में अनटचेबिलिटी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस, ठीक है, बल्कि वो दिखाता है प्रैक्टिस को, है ना। अब प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस कहने का क्या मतलब है, तो भाई प्रैक्टिस कहने का ये मतलब आ जाता है कि जैसे मान के चलो आप कहीं मार्केट में गए, मार्केट छोड़ो, आप कहाँ गए, आप कहाँ गए, आप किसी मॉल में गए, ठीक है, यू वेंट फॉर शॉपिंग, या चलो ठीक है, आप कहीं पर किसी चीज को खरीदने के लिए गए। अब वहां पर क्या होता है, आप ये बोलोगे कि संविधान में छुआछूत गुनाह है, मतलब हम अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, तो इस हिसाब से आप ये नहीं मॉल में जाके करने लगोगे कि जो लड़का लड़की दिखे उसको जाके छूने लगो, इसको छू दूंगा, उसको छू दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी तो ऐसी है वैसी है, छुओ इसको जाके, है ना। सरकार और संविधान हमें प्रावधान देता है, हमें हक देता है छूने का, हम तो छुएंगे, है ना। कहीं पे कोई दिख जाएगा हम सबको छू देंगे, है ना। ये चीज नहीं कहता है संविधान, ये चीज नहीं कही है मैसूर हाईकोर्ट ने। मैसूर हाईकोर्ट का कहना है कि अनटचेबिलिटी लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस में नहीं है। मेरे बगल में कोई आकर के बैठ गया और मैं उसको छूने लगूं बिना मतलब के, और कहूं कि अगर मैं नहीं छूंगा तो मेरे को जेल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम मेरे को कह दो कि मैं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा हूं, फंसाया जा सकता है ना। तो मैसूर हाई कोर्ट का यही कहना था कि इस सेंस में नहीं है अनटचेबिलिटी, बल्कि इसकी प्रैक्टिस है, मतलब जो ऑफेंस है, पीनल ऑफेंस, वो क्या है, वो इसकी प्रैक्टिस है। अब इसकी प्रैक्टिस कहने का क्या मतलब कि व्हेन यू आर डूइंग अनटचेबिलिटी, व्हेन यू आर डूइंग अनटचेबिलिटी, यू आर अटैचिंग वैल्यूज टू इट। अब वैल्यूज अटैच करने का क्या मतलब है? पहला, बर्थ के वजह से वो छोटी जाति का है तो मैं नहीं छूंगा, बर्थ के वजह से वो इम्प्योर है तो मैं नहीं छूंगा, बर्थ के वजह से मैं प्योर हूं तो मैं नहीं ये करूंगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अटैचिंग वैल्यू टू द अनटचेबल प्रैक्टिस दैट यू आर कमेंसिंग अगेंस्ट समबडी। ऐसा ही एक केस सामने आया था, रामनाथ कोविंद जी मंदिर गए थे, जैसे वो मंदिर से निकले मंदिर ही धुल दिया पूरा का पूरा, है ना। बाद में फिर मुद्दा उठा कि ऐसा है वैसा है, तब जाकर के बोला कि नहीं नहीं, वो मंदिर का डेली रूटीन का काम था मंदिर धोने का, तो हमने वैसे करके धो लिया था। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हैं, ये क्या शो करती है कि अनटचेबिलिटी शुड नॉट बी प्रैक्टिस एंड अनटचेबिलिटी इज नॉट इन इट्स ग्रामेटिकल और लिटरल मीनिंग। तो ये मैसूर हाईकोर्ट का यहाँ पर केस है, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी इसका मतलब है। अभी इसके बाद क्या है, इट रेफर्स टू द सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज ऑन सर्टेन क्लासेस, ठीक है, रीजन बीइंग बर्थ, बर्थ के वजह से बना है, कास्ट, ठीक है ना। तो ये सोशल बॉयकॉट कुछ इंडिविजुअल का ये नहीं शो करता है। अगर मैं ये बोल दूं कि सोशल बॉयकॉट हो रहा है किसी किसी इंडिविजुअल का, तो अनटचेबिलिटी ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये पूरे पूरे ग्रुप का है, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे ग्रुप का सोशल एक्सक्लूजन, सोशल बॉयकॉट है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, यूनियन डेमोक्रेटिक राइट केस है 1982 का, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो आर्टिकल 17 के अंदर राइट है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, मतलब ये हमें प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मिलता है। ऑब्वियसली सरकार नहीं कर सकती है, और अगर सरकार करेगी भी तो वो एक्सक्लूड कर सकती है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जाति एंड धर्म एंड ऑल। तो यहां पर ये होगा कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये मिलता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट का, वो नेसेसरी होता है कि भाई तुम क्या करो कि ये राइट वायलेट ना हो पाए, तुम इसको चेक करते रहो, ऑल दो तुम इसको वायलेट नहीं करते हो फिर भी। उसी के बाद यहां पर आपको एक देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 18 के बारे में, है ना। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? तो आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, है ना। यहां पर क्या कहता है? अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। एंड अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स का यहां पर क्या मतलब है कि टाइटल मतलब क्या होता है? जैसे कोई है राम कुमार, तो कुमार टाइटल है, तो क्या टाइटल हटा दोगे?
वैसे तो फिर किसी का टाइटल नहीं होना चाहिए, ये उस टाइटल की बात नहीं करता है ना, ये डेजिग्नेटेड टाइटल की बात करता है, अर्न टाइटल की बात करता है। अब यहां पर देखो होता क्या है, बेसिकली टाइटल समझ रहे हो ना, कि आप जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर एक्स वाई जेड, इंजीनियर ईआर लगा देते हैं वैसे वाले लोग, कर्नल, मेजर, ठीक है, पीएचडी स्कॉलर्स लगाते हैं ना, डॉक्टर, वो उस उन सब टाइटल्स की ये बात कर रहा है, ये उन सब टाइटल्स की बात कर रहा है। अब जितने टाइटल्स मैंने यहां बोले, क्या सबके सब बैंड है, क्या सबके सब एबॉलिशमेंट में आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि ये स्टेट को ये वाला रोकता है कि भाई तुम टाइटल मत दो, ठीक है, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, किसी को भी तुम टाइटल मत दो। अब ये यहां पर एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान रखना, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, इसलिए कोई मेजर है तो वो लगा सकता है अपने नाम के आगे मेजर गौरव आर्य, है ना, वो लगा मेजर विवेक जैकब, कैप्टन अनुज नायर, ये लग सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज मिलिट्री टाइटल। एकेडमिक डिस्टिंक्शन भी लग सकता है, कोई पीएचडी स्कॉलर अपने नाम के आगे लगा सकता है डॉक्टर ये, है ना, कोई एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर लगा सकता है डॉक्टर ये, कोई बीटेक किया हुआ इंजीनियर लगा सकता है ईआर ये। लगाते क्यों नहीं इंजीनियर्स, मेरे को समझ में नहीं, मैं तो बीटेक नहीं हूं भाई, तो जो है वो ईआर क्यों नहीं लगाते अपने नाम के आगे? बाकी डॉक्टर तो डीआर लगाते हैं, तो ईआर क्यों नहीं लगाते, मतलब क्यों नहीं लगाते? कोई रीजन है तो बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आई एम श्योर 90% तो इंजीनियर ही है, 90-95%। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, कि ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि ये सिटीजन को भी प्रोहिबिट करता है कि किसी फॉरेन स्टेट से जाकर के कोई टाइटल मत लेकर के आओ, है ना। उसके बाद है अ फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अ फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। तो मतलब अगर कोई विदेशी नागरिक है, अगर वो स्टेट के अंदर कोई किसी ट्रस्ट को, किसी ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो देख रहा है, वो ले रहा है, तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि ये बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के ये वो चीज नहीं कर सकता, ठीक है, ये बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के ये सारी चीजें नहीं की जा सकती है उसके द्वारा। उसके बाद देखो यहां पर अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई प्रेजेंट मिल रहा है, और आपने क्या कर रखा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और सरकारी ट्रस्ट को होल्ड करके रखा है, तो भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। ध्यान रखो यहां पर चार पॉइंट है, दो क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है। अब दो क्लासिफिकेशन को देखें, कौन कौन से हैं दो क्लासिफिकेशन। पहला यह है कि आप ले ही नहीं सकते हो, प्रोहिबिट करता है, ठीक है। पहला दो पॉइंट क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। इन दोनों पॉइंट में आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों पॉइंट में आपको प्रोहिबिशन दिख रहा है। बाकी इन दोनों पॉइंट में क्या दिख रहा है, बाकी इन दोनों पॉइंट में आपको कंसेंट दिख रहा होगा, है ना, आपको यहां पर कंसेंट दिख रहा होगा। प्रोहिबिशन, कंसेंट, प्रोहिबिशन, कंसेंट, ठीक है। ये दोनों चीजें, ये दोनों तीनों चीजें आपको यहां पर दिख रही होगी। इन दोनों को किस तरीके से आप ये करते हो, किस तरीके से वैलिडेट करने की सोचते हो या वैलिडेट करना चाहते हो, तो यहां पर ये चीज है कि नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट को, एक तो सिटीजन है, दूसरा फॉरेनर है, ये दोनों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और अगर ट्रस्ट स्टेट के अंदर होल्ड कर रहे हैं, तो इनको इनको जो भी कुछ मिलेगा ना, प्रेजेंट, इमोलुमेंट और ऑफिस, कुछ भी, और ऑफिस फ्रॉम फॉरेन स्टेट, ये बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के नहीं ले सकते। यहां टाइटल की बात हो ही नहीं रही है ना, यहां पर तो टाइटल की बात हो ही नहीं रही है, टाइटल की बात नहीं हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर टाइटल की बात हो रही है, और किसके लिए हो रही है, तो फॉरेनर के लिए हो रही है। सिटीजन के लिए कहां हो रखी है, सिटीजन के लिए यहां हो रखी है। स्टेट के लिए कहां हो रखी है, स्टेट नहीं देगा, वो यहां हो रखा है। तीन ही चार स्टेक होल्डर्स तो हैं इसमें, तीन ही चार स्टेक होल्डर्स हैं। सिटीजन को एनी हाउ कोई, अगर मैं सिटीजन की बात करूं, तो सिटीजन किसी भी कीमत पर टाइटल नहीं लेगा। सिटीजन प्रेसिडेंट से पूछ करके लेगा कि गिफ्ट, इमोल्यूमेंट्स, ये सब जो है, ठीक है, ये पूछ करके लेगा। उसके बाद स्टेट कभी किसी को कुछ नहीं देगा, मतलब भारत तो दे ही नहीं सकता। उसके बाद फॉरेनर्स भी हैं, तो फॉरेनर्स अगर टाइटल लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, फॉरेनर्स अगर टाइटल लेना चाह रहे हैं या फॉरेनर्स कोई गिफ्ट विफ्ट ये सब लेना चाह रहे हैं, तो फॉरेनर्स ले सकते हैं टाइटल्स और गिफ्ट, ठीक है। तो ये उनको पूछ करके करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से कंसेंट लेकर करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। अब यहां पर ये एक चीज की, यहां से एक चीज ऊपर से ये चीज क्लियर हो जाती है कि आप देखते होंगे कई जो टाइटल्स होते हैं, जैसे मुगले आजम,
राय बल्लभ, राय दुर्लभ, केसरे हिंद, इस तरह के टाइटल की ये बात कर रहे हैं जो कि हेरिडेटरी है। ठीक है ना, ये बैन है आर्टिकल 18 के अंदर। ठीक है, अब एक सुप्रीम कोर्ट का केस यहाँ पर देख लेते हैं। तो बालाजी राघवन केस था सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पर एक्चुअली ना ये वाला जो नया वाला एडिशन है उसमें काफी अच्छे से दिया है, हमारे वाले में जो हमने पढ़ा था वो इतना नहीं था। तो इन द बालाजी राघवन केस, इसमें क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने नेशनल अवार्ड की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है। ठीक है, बालाजी राघवन वाले केस में क्या हुआ है, इन्होंने अ, 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 जो सुप्रीम कोर्ट बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो नेशनल अवार्ड की है उसको होल्ड किया। यहां पर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन सबको बोला है कि ये जो है इनसे मिलने वाले टाइटल्स टाइटल्स नहीं है, और ये आर्टिकल 18 के परव्यू में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसने पद्म विभूषण जीता है, पद्म भूषण जीता है, उसको कुछ जो टाइटल मिलेगा वो बैन नहीं है आर्टिकल 18 के अंदर, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन क्या है कि अगर किसी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है, और अगर वो अपने नाम के आगे लगा रहा है ना, तो फिर वो गलत हो जाएगा। उनसे वो अवार्ड छीन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 18 इसको मना करता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये कहानी देख लेना। ये कहानी क्या है कि नेशनल अवार्ड जो है वो इंस्टीट्यूट कब हुआ था, 54 में इंस्टीट्यूट हुआ था। उसके बाद जनता पार्टी ने क्या किया था, जनता पार्टी जो कि मोरारजी देसाई के द्वारा हेडेड थी, 1977 में डिसकंटिन्यू कर दिया था उनको। फिर 80 में फिर इंदिरा गांधी के द्वारा रिवाइव हुआ था। और पद्मा अवार्ड जो है वो हर साल मिलता है, एक्सेप्ट 1978, 79 और 93 से 97। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना। और ये सारी चीजें हैं, ये देख लेना। उसके बाद राइट टू फ्रीडम पर हम लोग आते हैं, है ना। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अब, राइट टू फ्रीडम पर। राइट टू फ्रीडम क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 19 ये गारंटी देता है 6 तरीके की राइट को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा असेंबली, यहाँ पर आपको असेंबल देखने को मिलेगा, फिर आपको एसोसिएशन देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा, रेसिडेंशियल चीजें देखने को मिलेगी, प्रोफेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, असेंबली से पहले एक चीज छूट गई, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वही मैं सोचू कुछ तो छूट रहा है। अब देखो एक बात बताओ, स्पीच कौन देता है, याद याद रखने की बात कर रहा हूं। स्पीच कौन देता है, तो स्पीच नेता देते हैं। तो व्हेन अ पर्टिकुलर लीडर इज गिविंग हिज स्पीच, एक क्वेश्चन भी आया था, हमने देख रखा था उसको, कि जब झंडा फहराते हो तो झंडा वाला जो है, जो भी है वो XYZ, वो कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो मैंने आपको बताया था जब आप झंडा फहरा रहे हो तो आप देशभक्ति दिखा रहे हो, तो उस हिसाब से वो एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। लेकिन यहां पर देखो स्पीच की भी बात की गई है। स्पीच कौन देता है, नेता देता है। इन केस अगर नेता अगर स्पीच दे रहा है, ठीक है, तो कोई ना ऐसा तो नहीं है ना भाई कि वो चाचा बने विधायक, आपने देखा होगा ऐसा कुछ करके एक सीरीज आई थी उसकी, क्या नाम है कॉमेडियन का, स्टैंड अप कॉमेडियन जो है, जाकिर जाकिर खान, है ना। तो उसमें चाचा विधायक है हमारे। उसमें क्या था, स्टार्टिंग में वो भाषण देता था, सामने फील्ड जो थी वो वैकेंट थी। लेकिन यहां पर जब नेता रियलिटी में स्पीच देते हैं तो फील्ड वैकेंट नहीं जाती। हो सकता है पॉपुलेशन कम हो, लोग सुनने के लिए कम आए, लेकिन एक भी नहीं आए, ये नहीं होता है बड़े लेवल पे, है ना। ये एक भी तो अगर नेता आया है तो भाई यहाँ पर कोई ना कोई गैदरिंग जरूर होगी। इसी गैदरिंग को तो असेंबली कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप लोग स्कूल में असेंबली करते थे, असेंबल होते थे एक जगह, है ना। स्कूल में क्या करते थे, असेंबली करते थे, असेंबल होते थे एक जगह पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेता हुआ यहाँ पर, बेसिकली असेंबली यहाँ पर हुई। ठीक है, गैदरिंग हुई, असेंबली हुई। तो नेता भाषण देंगे तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन बनेगा। ठीक है, गैदरिंग होगी, असेंबली होगी। तो यहाँ पर एसोसिएशन की बात की गई है, यूनियन के फॉर्म में या कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में। ठीक है, सॉरी, असेंबली, असेंबल पीसफुली, असेंबली की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद जब ये असेंबली होगी, जब आप असेंबल हो जाओगे, तब क्या होगा, एसोसिएशन बनेगा। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन हेडेड टुवर्ड अ पर्टिकुलर गोल, अ कॉमन गोल। ठीक है, बस वही होता है एसोसिएशन को फॉर्म करना, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एसोसिएशन को फॉर्म करना और ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहां पर देखो, नेताजी आए, नेताजी ने क्या किया, असेंबल करवाया, असेंबल करवा करके इन्हीं लोगों का एसोसिएशन बना दिया। मान लो बीजेपी से कोई है, अब बीजेपी के लाइक माइंडेड लोग असेंबली करेंगे, अब वो अब कहेंगे बीजेपी जीते। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएशन बन गया। अब ये जो लोग यहाँ पर हैं, उनको प्रचार के लिए, घूमने के लिए भी तो भेजेंगे, तो यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, और कुछ दिनों के लिए वहां उनको इलेक्शन तक रहना भी होगा कार्यकर्ताओं को, तो रेसिडेंशियल भी आ गया। अब जब वो रहेंगे, अपना खर्चा पानी अपना काम करके चलाएंगे ये, तो वो जो काम आएगा वो उनका प्रोफेशन होगा। समझ रहे हो, तो इसको याद रखना।
स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंशियल, उसके बाद प्रोफेशन। और ध्यान रखना, एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, हटा दिया गया उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और ये जो 6 राइट है, ये स्टेट एक्शन के द्वारा ही प्रोटेक्टेड है ना। ये मतलब कि अगर स्टेट आपका हनन करता है इन सब राइट्स का, तब जाकर के जब जब इन सब राइट्स का स्टेट हनन कर रहा है, तब जाकर के आप कह सकते हो कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट खतरे में है, आप हमें बचाओ करके। लेकिन इंसान कोई इंसान कहने का मतलब कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के घर पे जाके आप बोलो कि मेरा यहाँ तो मतलब फंडामेंटल राइट में मेरा तो राइट टू रिसाइड भी है, मेरे को रहने दो, है ना। तो वो सारी चीजें नहीं होगी। वो सारी चीजें नहीं होने का क्या मतलब है कि आप किसी प्राइवेट के घर में जाकर के यू कांट से कि वेदर आई हैव टू रिसाइड इन दिस पर्टिकुलर होम ओनली बिकॉज आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19। अभी देखो, एक एक बार हुआ क्या था कि एक रेंट पर एक बंदा रहता था गरा, ठीक है। तो गरीब बंदा था, तो जो ओनर था हैज गिवन हिम गराज ऑन रेंट, ठीक है ना। अब ये गराज को यहाँ पर रेंट में दे दिया गया। अब वो बहुत फैमिली और फ्रेंडली रिलेशन। अब ये जो गराज जिस बंदे ने लिया था वो बहुत भगवान का भक्त था, है ना। वो क्या था, वो भगवान का भक्त था, अब भक्ति करता था। वैसे करते करते गणेश चतुर्थी में इसने क्या किया कि गणेश जी की मूर्ति उस गराज में बिठा दी, और खुद भी वहीं रहे, क्योंकि रेंट पे ले रखा था उसने। उसको रूम रूम रेंट में लेने की औकात नहीं थी उसकी, तो उसने गराज ले लिया, है ना। वॉशरूम कॉमन था उसका। तो अब ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर गैराज उसको दया करके दे भी दिया मालिक ने कि चलो ठीक है, ले लो। गैराज में गाड़ी खड़ी हो रही है, गाड़ी की भी देखभाल कर रहा है वो, एक बाइक की भी देखभाल कर रहा है, प्लस जगह बची हुई है, वहां गणेश जी की मूर्ति भी रख लिया। लोगों को लगा कितना संस्कारी है, पूजा भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। अब सारे लोग वहां पर आने लगे, बहुत अच्छा से सब कुछ हुआ। जब विसर्जन का टाइम आया, उसने विसर्जित करने से मना कर दिया। कहा कि नहीं, गणेश चतुर्थी हो कुछ भी हो, मैं अपने मतलब गणपति बप्पा को मैं विसर्जित नहीं करूंगा। अब वो मूर्ति उसने रख ली 1 साल तक। अब 1 साल तक लोग आते, मूर्ति पर देखते, चढ़ावा चढ़ाते चले जाते, चढ़ावा चढ़ाते चले जाते, चढ़ावा चढ़ाते चले जाते। अब उसका क्या हुआ, इनकम एक बन गया, ये सोर्स बन गया। उसने क्या किया, और प्रोजेक्ट कर दिया, 2-3 मूर्तियां और लगा दी। अब 2-3 मूर्तियां जब उसने और लगाई, तो अब ये खटक गया किसको, ओनर को। ओनर बोल रहा है भाई इतने जगह पे मेरे को गाड़ी लगानी है, मूर्ति हटा। उसने क्या किया, इसको क्लेम कर दिया कि ये मंदिर है और ये मैं मंदिर का पुजारी हूं और ये मेरा है। उसने क्लेम कर दिया, और उस वो मतलब उसी का हो गया, वैसा हो गया था। और फिर लास्ट में केस करना पड़ा था। अगर वो रिलीजियस डिनोमिनेशन डिक्लेयर हो जाता ना अगर वो रिलीजियस डिनोमिनेशन डिक्लेयर हो जाता फंडामेंटल राइट, तो वो बहुत लफड़ा होता। साबरीमाला केस जब देखेंगे ना हम लोग, तब हम लोग ये बताएंगे, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर हो गई थी, इसलिए ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये सारी चीजें नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि ये हमने एक आपको पहले भी बता रखा है कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये किसके लिए अवेलेबल है, तो ये एक्सेप्शन बस सिटीजन और उस शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी के लिए है। ये किसी फॉरेनर्स, लीगल पर्सन, कंपनी, कॉरपोरेशन के लिए नहीं है। एक फंडामेंटल राइट था जिसमें बॉडी का क्या मतलब हो रहा था, यही सब मतलब हो रहा था। वो कौन सा है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं आप लोग बता पाते हो कि नहीं। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या करता है, तो ये राइट टू एक्सप्रेस की बात करता है। ठीक है, ये राइट टू एक्सप्रेस की बात करता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये कुछ भी नहीं करता है। और यहां पर कुछ कुछ केसेस दिए हुए हैं, इन केसेस को आप देख लेना। ठीक है, इसको हो सके तो आप मेमोराइज करने की कोशिश करना। ठीक है ना, इसको मेमोराइज करने की कोशिश करना। यही राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग, यही क्वेश्चन में बस प्राइवेट प्रॉपर्टी जोड़ दिया था, है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, इन सब चीजों को याद करने की कोशिश करना। ये 19(1)(b), 1(b)(c), ये जो हमने देखा है उसी का समराइज फॉर्म है। जब हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग फिर ये इसके एक्सेप्शंस भी देखेंगे, रेस्ट्रिक्शंस भी देखेंगे। तो वो इसको इस टेबल में नहीं देख रहे हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, इसी चीज का कॉन्टिन्यूएशन है ये। कहाँ तक है, तो ये आर तक है। ये देख लेना, इसको याद कर लेना। एक्सेप्शंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम लोग एक्सेप्शंस की बात करें यहाँ पर, तो एक्सेप्शंस में क्या क्या आएगा, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर मतलब इम्पोज करने की बात यहाँ पर की गई है। तो किस बेसिस पर, तो सबसे पहले सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बेसिस पर।
है ना, सोवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बेसिस पर यहां पर किया गया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बेसिस पर किया गया है कि आप कुछ ऐसी हरकतें ना कर दो, वो जो पांचों छह मैंने बताया ना कि अपने एक्सप्रेशन से, अपने रेसिडेंशियल उससे, मतलब इस तरीके से, तो ऐसा कुछ आप ना कर दो, ऐसा कुछ आप ना कर दो कि ये वाला, है ना, ऐसा कुछ ना कर दो कि भारत की अखंडता और संप्रभुता ही खतरे में आ जाए, भारत की सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। आपने कुछ ऐसा पाकिस्तान को बोल दिया, चाइना को बोल दिया, इंस्टिगेट कर दिया, वहां पर बॉर्डर क्लैशेस चालू हो गए। अभी एक डीएसपी पकड़ा गया है ना, जब पीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग, बीपीएससी की, यूपीएससी नहीं, बीपीएससी, बीपीएससी से डीएसपी बनते हैं, एक पोस्ट है डीएसपी की, वही होता है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जेकेपीएससी। वहां से एक डीएसपी बंदा बना था, वो आतंकवादी को मदद कर रहा था, और सोचो कितने शहीद हो रहे हैं आर्मी के जवान, और वो बंदा क्या कर रहा है, आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है, अपडेट देता है और सेना के साथ काम कर रहा है। ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जेकेपीएससी में, ठीक है। तो ये ऐसी कोई हरकतें आप अपने एक्सप्रेशन से नहीं करो, क्योंकि डायरेक्टली ये लोग नहीं बोलते हैं, ये लोग भी एक्सप्रेस ही करते हैं ना कोड वर्ड में। तो कोड वर्ड इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। सो इफ समबडी, अगर कोई मेरे को उस तरीके से एक्सप्रेस करके वो बता रहा है, एंगर शो कर रहा है, हेट्रेड शो कर रहा है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन उस फंडामेंटल राइट से देश की संप्रभुता खतरे में नहीं आ रही, सिक्योरिटी खतरे में नहीं आ रही, तो वही सारी चीजें हैं। उसके बाद फ्रेंडली रिलेशन को खतरे में नहीं डालना है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इन सब चीजों को देखना है हमें। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हुई है, डिफेमेशन की बात हुई है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस की बात यहां पर हुई है। अब देखो यहां पर क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली में क्या है, तो यहां पर आपको असेंबल होने का अधिकार है, लेकिन अनआर्म्ड वे में और पीसफुल वे में, ठीक है ना। अब यहां पर आप कहोगे कि ठीक है, हम तो भाई बंदूक लेकर के ये होंगे, तो वो चीज नहीं है यहाँ पे, हम तो दंगा फैला देंगे, नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है, है ना। अभी एक मस्जिद को तोड़ा गया है मुंबई में, अच्छा मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में, जगह का नाम भूल गया, आज आज या कल में तोड़ा गया है, और छत्रपति शिवाजी राजे की कुछ कोई फिलॉसफी लगा करके मस्जिद ही तोड़ डाली पूरी। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। अब देखो उसके बाद यहाँ पर क्या है, सेक्शन 144 की बात की गई है, किसके, सीआरपीसी की। खैर ये पढ़ने का अब मीनिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी 3 नए वो कानून आ गए हैं, तो उसके लिए वीडियो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी लिखा हुआ है 144 ध्यान रखना और 141 ध्यान रखना, और ये बहुत ही ऑब्वियस से वो है कि आप किसी के प्रॉपर्टी को फोर्सफुली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, कोई क्रिमिनल ट्रेस पासिंग नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हैं, इसको देख लेना कि आप अगर कोई बंदा काम कर रहा है, कोई ऑफिशियल काम कर रहा है, चाहे डीएम हो, एसपी हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, आप उसको रोक नहीं सकते। ये सारी ऑब्वियस ऑब्वियस चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ से अब क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, अब नया ये आ चुका है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। उसका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं, तो आपके पास एसोसिएट होने का फ्रीडम है, ठीक है ना, एसोसिएट होने का फ्रीडम है। अब जब एसोसिएट होने का फ्रीडम है, तो कहने का यहां पर क्या मतलब है कि आपके पास राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन भी है, प्लस राइट टू कंटिन्यू दैट एसोसिएशन भी आपके पास है। जैसे मान लो मैंने एक एनजीओ चालू किया, वो एनजीओ चालू करने का भी मेरे पास हक है, ठीक है। दूसरा, मेरे को उसको कंटिन्यू रखने का भी हक है। ऐसा नहीं कि मैंने चालू कर दिया और उसको चला रहा हूं मैं बस, लेकिन किसी ने ये उसको असब कर लिया, हड़प लिया, तो मैं कोर्ट नहीं जा सकता। आर्टिकल 32 के आधार पे मैं जा सकता हूं, है ना, मैं कोर्ट जा करके कह सकता हूं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। दूसरा क्या है, ये नेगेटिव राइट को भी कनोट करता है। नेगेटिव राइट का मतलब क्या है कि अगर किसी ने एक एसोसिएशन बना दिया और वो कह रहा है मेरा तो भाई एसोसिएशन बनाने का फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है उसका फंडामेंटल राइट एसोसिएशन बनाने का, लेकिन साथ में मेरा भी फंडामेंटल राइट है कि मैं एसोसिएशन नहीं ज्वाइन करूं, है ना, वो मेरा भी फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किसके किसके बेसिस पर है, तो सोवरेंटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। ध्यान रखना, इससे कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर आप कर लो, सोवरेंटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें हैं। अब यहां पे फ्रेंडली फ्रेंडली रिलेशन वाला नहीं है ना एक्सेप्शन, क्यों नहीं है। मान के चलो मैंने एक एसोसिएशन बनाया कि पाकिस्तान तबाही एसोसिएशन, मेरे इंडिया में एसोसिएशन बनाने से, ठीक है, पाकिस्तान को कोई इफेक्ट होगा क्या, या मेरे यहां पर एसोसिएशन बनाने से पाकिस्तान तबाही एसोसिएशन, अगर मैं लॉफुल हूं, अगर मैं नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा हूं पाकिस्तान के, क्या मेरी एसोसिएशन गैर कानूनी होगी क्या।
अभी देखो हमला हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने एसोसिएशन बनाया 100 लोगों का, और पीसफुली मैं क्या कर रहा हूँ, दिल्ली के जंतर मंतर पे जाकर के धरना दे रहा हूँ। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। तो इस वजह से ये सब सारी चीजें नहीं लिखी गई है यहाँ पे, है ना। तो ये सर, कभी भी भीड़, अपना एसोसिएशन बनाया और वो एसोसिएशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? जनरली इंडिविजुअल्स के वहां पे होता है ना। और जो आप करोगे, कुछ बोलोगे, तो वो एक्सप्रेशन के अंदर आएगा फिर सीधा सीधा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद, सब्जेक्ट टू दिस रेस्ट्रिक्शंस द सिटीजन हैव कंप्लीट लिबर्टी टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब आपके पास तो है फंडामेंटल राइट, मेरे पास तो है कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट कि मेरा जो एनजीओ है वो मैं बनाऊं, उसको चलाऊं। लेकिन आप देखते होगे एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन निकलवाना मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है। ध्यान रखना, ये रजिस्ट्रेशन निकलवाना वो मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्टेन रिकॉग्निशन। उसके बाद यहाँ पर राइट टू स्ट्राइक की गारंटी नहीं होती है ना। राइट टू स्ट्राइक की भी गारंटी नहीं है, राइट टू लॉकआउट की भी गारंटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल लॉ से ये सब सारी चीजें यहाँ पर कैटर की जाएगी। फिर मूवमेंट की बात आती है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि आप जनरल पब्लिक और शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को आप नहीं ये कर देते हो। क्योंकि आप जाओगे, पिज्जा बर्गर खाने वाले लोग अब वहां खाते हैं, वहां मतलब जिंगालाला हु, मतलब जो ओरिजिनल इंडिजिनस ट्राइब्स होते हैं, तो अब उनके चांसेस ये होते हैं कि उनका जो स्टेमिना होता है वो इतना मतलब नहीं डेवलप होता है कि मॉडर्न टाइप ऑफ डिजीज को वो झेल सके, है ना। वो अपना अलग उनकी दुनिया होती है, उसी जंगल में रहेंगे, पेड़ में रहेंगे, प्रकृति प्रकृति के आसपास रहेंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो हार्म करती है उनके हैबिटेट को। तो सरकार मना करती है, अंडमान एंड निकोबार में भी मना करती है अंदर जाने से। और प्रोस्टिट्यूट के का आना जाना भी रेस्ट्रिक्टेड होता है, ताकि किसी टाइप की कोई बीमारी ना फैले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को सीखने को मिलेगी। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, दो तरीके की मूवमेंट होती है। ठीक है, एक तो आप इंडिया से यूके चले जाओ, दूसरा यूके से दिल्ली आ जाओ। अब यहाँ पर डिस्क्लेमर है, ये वाला यूके यूनाइटेड किंगडम है, ये वाला यूके उत्तराखंड है ना। अगर आप इंडिया से यूनाइटेड किंगडम वाला यूके जा रहे हो, तो ये आर्टिकल 21 में आता है, 19 में नहीं। अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, जब 21 पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। जब आप यूके से दिल्ली जाते हो, मतलब उत्तराखंड से दिल्ली जाते हो, तब ये 19 में आता है, और ये इसी को प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 19। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना। उसके बाद क्या है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिसाइड, रेसिडेंस की बात यहाँ पर की गई है। आप कहीं पर भी रह सकते हो, आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर वही एक्सेप्शन है कि आप किसी जनरल पब्लिक को तंग नहीं करोगे। मान के चलो, ब्राह्मणों की बसाई हुई सोसाइटी है, ब्राह्मणों की बसाई हुई सोसाइटी है, आपके पास है फंडामेंटल राइट, आप गए वहां रह गए। अब आप कर रहे हो मुर्गा मछली खा रहे हो, तो इससे इनको प्रॉब्लम होगी। तो जनरल पब्लिक ये है, इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रोस्टिट्यूशन वाला, शेड्यूल ट्राइब वाला। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना होगा, ये दिया हुआ है, इसको याद रखना, प्रोस्टिट्यूट्स और हैबिचुअल ऑफेंडर्स वाला। ठीक है, तो रिवीजन सीरीज है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे किस्से और केसेस हैं एनसीईआरटी में भी दिए हुए, जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन चलो ठीक है, वो एटलीस्ट वो 15 मिनट ले जाएगा, क्योंकि कई सारी केस स्टडीज हैं, और ऊपर से ये प्रीलिम्स का रिवीजन है, प्रीलिम्स की भी पढ़ाई नहीं, रिवीजन है, तो इसी हिसाब से हमें चलना होगा। तो यहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है अगला पॉइंट। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो सारे जो सिटीजन्स हैं, उनको राइट टू प्रैक्टिस और मतलब किसी भी टाइप का काम करने का आपको ये है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि स्टेट कोई भी काम करने के लिए आपको कह सकता है। और दूसरा, अगर स्टेट कोई ट्रेड बिजनेस कर रहा है, तो वो कह सकता है कि भाई तुम मत करो, मेरी मोनोपोली होगी, और इस मोनोपोली को जस्टिफाई भी नहीं करना पड़ेगा स्टेट को कि कहीं पर भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर स्टेट चाहे तो ये सारी चीजें कर सकता है। लेकिन एक चीज और है कि सरकार इनडिफिनिटली इंटरनेट सर्विस को नहीं रोक सकती है। ठीक है ना, वो सरकार क्या उसमें नहीं है, उसको ये इसकी जो डीलिंग होगी वो पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी से ही होगी, 2017 के रूल से। उसके बाद है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन समझ रहे हो, है ना? नहीं समझ रहे हो तो अब समझ जाओगे। तो यहां पर क्या है, कन्विक्शन कहने का क्या मतलब है कि आपने अगर कुछ कर दिया है, ठीक है, कुछ क्राइम अगर आपके आपने कर दिया, या ऐसा लग रहा है कि आप कहीं कुछ कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो गई है, तो आपको ऐसा नहीं कि आर्बिट्रली कोई भी जाकर के पनिश कर देगा।
ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा, ये लॉ कंपनी और कॉरपोरेशन पर भी लगता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, ये कंपनी और कॉरपोरेशन उसमें लगता है। और यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो की बात हो रही है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात हो रही है। तो यहाँ पर यह है कि नो पर्सन शेल बी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। अगर आपने लॉ को वायलेट किया है, और जब आप लॉ को वायलेट कर रहे हो उस टाइम पर वो लॉ मौजूद है। समझ रहे हो, एक तो लॉ को वायलेट करना होगा, लेकिन वो लॉ उस टाइम पर मौजूद होना होगा। उस टाइम पर उसी हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। अ, अगर मान के चलो कि अगर आपके पास उस लॉ में जो प्रेस्क्राइब पनिशमेंट है उससे ज्यादा आपको पनिशमेंट मिल जाती है, तो ये गलत होगा। अब कहने का क्या मतलब है, जैसे मान के चलो कि आपने किसी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर में लिखा हुआ है 10 साल की सजा। कब? 2012 में। 2012 में आपने मर्डर किया, वहां पे लिखा हुआ है कि 10 साल की सजा मिलेगी। तो ऐसा नहीं हो। अब आपका हियरिंग हुआ, 2013 आ गया, आपने मर्डर किया है 2012 में, तो 2012 में जो लॉ है वो यहां पर आएगा। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई भी लॉ बना दिया, कोई भी ये बना दिया, इसका एक्सेप्शन है वो देखेंगे, अभी मत बोलने लगना। तो यहां पर क्या है, ये बात अभी समझो। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, बी में क्या है, जियो पार्टी की बात ये कर रहा है ना। ये किसकी बात कर रहा है? डबल जियो पार्टी की। डबल जियो पार्टी का कहने का क्या मतलब है कि यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपने आपने कुछ गलती करी, आपको एक बार वहां पर सजा मिल गई, फिर आपको बार बार सजा मिले, है ना। ये सास बहू वाला नहीं होगा कि तुमने एक दिन नमक ज्यादा डाला था तो अब हर सब्जी में मतलब वही चीजें उसको मिलेगी। वो नहीं होगा। ये डबल जियो पार्टी वाली केस यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको विटनेस अपने ही अगेंस्ट देने के लिए नहीं बोला जाएगा। जैसे मान के चलो, जब कोर्ट में होता है ना कि सबूत मांगते हैं, है ना, सबूत मांगते हैं कि किसने देखा, किसने क्या किया। तो यहाँ पर अब तो ये भी हो सकता है ना, कह दे कि भाई इसने किया, ये वहीं पर था, ये मान रहा है, तो हम इसी को प्रोड्यूस कर देते हैं। हो सकता है ऐसा, लेकिन ये मना है, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो यहां पर सिंपल सी बात यहां पर ये देखने को मिलेगी कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ना, ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता है। ये एक्स पोस्ट फैक्टो, जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो लग रहा है, आपका फंडामेंटल राइट उसको रोकता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ये क्रिमिनल लॉज में ही है केवल, ये सिविल लॉज और टैक्स लॉज में नहीं है। इसलिए वोडाफोन के केस के टाइम रेट्रोस्पेक्टिवली उसको गार को लगाया गया था, है ना। वो उसी चीज के लिए तो वहां पर वो लगाया गया था वोडाफोन वाले केस में। तो ध्यान रखना, यहां पर क्या है, क्रिमिनल लॉज, एक्सेप्ट क्रिमिनल लॉज जो है ये बस उसी में है, सिविल और टैक्स लॉ में ये सारी चीजें नहीं है। ध्यान रखना। अब यहां पर जो कन्विक्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो वाला, ठीक है, ये क्रिमिनल लॉ में है, ये ट्रायल्स में नहीं है। अगर मान के चलो कि मर्डर का 10 साल तक, मर्डर जब हो रहा है, आपने 2012 में मर्डर किया और उसमें प्रोविजन है 10 साल की सजा, आपका ट्रायल 2013 तक चला, 2012 से 2013 के बीच में जो लॉ है वो बदल गया, तो आपको बदले हुए लॉ के अनुसार आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये सब एक्सेप्शंस याद रखना। ठीक है। और यहां पर एक और अभी हम लोग देखेंगे, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है कि आपको पहले ही जेल में डाल दिया, ये सोच के कि भाई कुछ ना कुछ तो तू लोचा करेगा, है ना, ये सोच के ये कह करके डाल दिया गया, तो यहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में इस चीज को आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा जो डबल जियोपार्डी है कि मैंने ऐसा किया था, ये बस जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने होता है। आप जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने अपने आप को उस तरीके से डबल जियो पार्टी वाला नहीं कर सकते। मतलब कि एक बार अगर आपको सजा मिल चुकी है जुडिशियल ट्रिब्यूनल में, तो दूसरी बार नहीं मिलेगी। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के सामने नहीं है ऐसा। मतलब मान के चलो आपने क्या किया, आपने यूपीएससी का पेपर दिया और चीटिंग कर ली, बीपीएससी का पेपर दिया, आपने वहां पर चीटिंग कर ली, ब्लूटूथ लगा के गए थे और चीटिंग हो गई, वहां पर आपने चीटिंग कर दिया। तो जब आप ब्लूटूथ लगा करके गए थे ना वहां पे ये करने के लिए, तो आपसे इस वजह से, ये ब्लूटूथ वाली वजह से क्या होगा कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा एग्जाम से। तो आपने एक गलती करी, इसकी एक सजा मिल चुकी है आपको, लेकिन क्या होता है, आप ऐसा अगर कह दिया जाए
यूपीएससी बैन कर दे आपको एग्जाम देने से, तो आप जितने एग्जाम है वो नहीं दे पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव या कहीं पर करप्शन का कुछ मामला सामने आ गया या कुछ ऐसा हो गया, तो इस केस में ये सारी चीजें होती है। अब उसके बाद देखो, जो प्रोटेक्शन है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, ये ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ये जाता है, ठीक है ना। ये जो आप ओरली भी ये चीज नहीं कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्री लेवल पर भी ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है कि आप मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को कंपल्सरली वहां पर कंपल्सरी प्रोड्यूस वहां पर नहीं कर सकते हो, मतलब कि नहीं कर सकते हो, मतलब कर सकते हो। कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर आपको बोला गया है कि कुछ, जैसे मान लो कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, अब मर्डर वेपन को प्रोड्यूस करने के लिए वहां बोला जा सकता है, मटेरियल ऑब्जेक्ट वहां पर बोला जा सकता है। दूसरा, फिंगरप्रिंट के लिए आपका थंब इंप्रेशन लिया जा सकता है। तीसरा, आपके बॉडी को चेकअप के लिए, जैसे मान के चलो रेप केसेस होते हैं, अब रेप केसेस फॉल्स भी लगाती हैं, तो यहां पर बॉडी चेक होगी, तो उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हो। ये तीन एक्सेप्शंस है, इन तीनों एक्सेप्शंस को ढंग से याद करने की कोशिश करना। अब यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात यहां पर हो रही है, तो आर्टिकल 21 है गोपालन केस में बहुत ही नैरो स्टैंड पॉइंट यहां पर ले लिया गया था। नैरो स्टैंड पॉइंट लेने का क्या मतलब है यहां पर, कि ऐसा बोल दिया गया था कि इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। कहने का क्या मतलब है कि अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलती कर रहा है वहां पर, तो हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास राइट टू लाइफ है। गोपालन केस में लेजिस्लेटिव अगर कह रहा है कि तुम ले लो, खून कर दो, तब हम नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो, अगर लेजिस्लेटिव ऐसा, और ये बात सच है, अब ये जिसने पहली बार पढ़ी होगी उसको ये लग रहा होगा कि अजीब बात कर रहा है, लेकिन यहां पर ये सारी बातें हैं। बात क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था यहां पर। इसने ये बोला था कि जो आर्टिकल 21 है वो आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट वो हमें मिलता है, ना कि आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के इसमें। इसका ये मतलब है कि स्टेट क्या कर सकता है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय माना गया था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है, ये तीन वर्ड से बना है, ध्यान से देखना। एक तो प्रोसीजर, दूसरा एस्टेब्लिश्ड और तीसरा लॉ। मतलब कि लॉ ने एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर दिया, आप उसके हिसाब से चल रहे हो। और एक है डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ, कि जो लॉ का प्रोसेस है वो ड्यू है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है। ये अंग्रेजी उसमें है और ये अमेरिकी उसमें है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है कि अब जो है इन दोनों को यूज किया जाता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ भी और डुअल प्रोसेस ऑफ लॉ भी। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो बोला गया कि जीव की हत्या, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हत्या, एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, फिर भी दे रहा हूं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की हत्या जो है वो क्या है, वो गलत है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मॉस्किटो भी है, उसके अंदर भी तो जान है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आप भी हो, ह्यूमन हम भी हैं, आप भी हो। तो आपकी जिंदगी क्या इज इक्वल टू मच्छर की जिंदगी है? तो सरकार ये देखेगी कि ये मतलब सरकार बोल रहा हूं, ये कोर्ट ये जुडिशरी ये देखेगी कि ये जो डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, कि क्या ऐसा कहना जस्ट है, क्या ऐसा कहना फेयर है, क्या ऐसा कहना ये है कि सरकार जो बोल रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या मॉस्किटो भी आएगा, क्या कॉकरोच भी आएगा? अगर आपसे कॉकरोच मर जाता है, आपसे चींटियां मर जाती है, तो क्या आपको फांसी मिल जाएगी? तो ये डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ इस जस्टिफिकेशन को देखता है, इस सब्जेक्टिविटी को देखता है। तो इस बात को ध्यान रखना। हालांकि फिर उसके बाद गोपालन केस को इन्होंने रिवर्ट किया था। मेनका गांधी केस में इन्होंने बेसिकली एक वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया था लाइफ और लिबर्टी का, राइट टू लाइफ का, और ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, ऑलमोस्ट सभी चीजें हैं यहाँ पर। यहां पर एक चीज आप देखना, राइट टू इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी दिखेगा और राइट टू इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी दिखेगा। कुछ बोला था ना, पढ़ लेना करके, कहाँ गया? वोटर 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 आरटीआई कहीं यहां पर भी आपको दिखेगा, सरकार क्या कर रही है करके वो जानने का हक। कहाँ गया? राइट टू चूज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट टू एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम पॉइंट बीपीएससी में पूछा हुआ है। वहां पर बस इसमें डाल दिया था लिंग, मतलब मदर टंग, तो वो गलत हो गया था। उसके बाद राइट टू रिप्लाई इन्फॉर्म, राइट टू पोस्ट इंफॉर्मेशन वीडियोस ऑन द इंटरनेट, राइट टू एक्सेस इंटरनेट, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट। देखो ये इंफॉर्मेशन यहां पर भी है और ये इंफॉर्मेशन वहां पर भी है, तो ध्यान रखना दोनों दोनों इंफॉर्मेशन में अंतर है, दोनों इंफॉर्मेशन में अंतर है। और एक और इंफॉर्मेशन होगा, वो मेरे को अभी मिल नहीं रहा है,
अब देख लेना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो इंफॉर्मेशन भी, जैसे जो बॉन्ड, अभी जो बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल ठहराया है ना, वो इसी आर्टिकल के अंदर है। देख लेना, ये 19 भी वो वॉयलेट होता है। वैसे हम उसके बारे में भी लेकर के आएंगे जब प्रतियोगिता दर्पण स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हाँ, ये डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ वाली जो बात है, इसको समझना। और इतने सारे ये राइट्स हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। पेंशन वेंशन ये सब, मतलब ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अदरवाइज तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि आपके साथ क्या कहते हैं, एलिमिनेशन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एलिमिनेशन लग जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद देखो, राइट टू एजुकेशन आता है। राइट टू एजुकेशन हर जगह है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी। अंतर देखो क्या है, यहाँ पर 6 से 14 साल के लिए बोला गया है। 6 से 14 साल कहने का क्या मतलब, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, किसमें, फंडामेंटल राइट में। हायर और उसकी बात नहीं यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। उसके बाद देखो, आपको आर्टिकल 45 डीपीएसपी में भी आपको दिखेगा। ठीक है ना, ये आर्टिकल 45 डीपीएसपी में भी दिखेगा। और आपको इसमें क्या दिखाया जा रहा है, तो आर्टिकल 45, उसके बाद आर्टिकल 51A, इनमें आपको क्या दिखेगा कि 6 से 14 साल, 6 से 14 साल के लिए आपको बच्चों को पढ़ाई आपकी करवानी होगी। ये 51A से है। 45 में क्या है, तो 6 साल तक में, ठीक है, 0 से लेकर 6 तक में आपको ये देना होगा, स्टेट को ये देना होगा। तो यहाँ पर इन सब सारी चीजों को देखो, उन्नी कृष्णन केस है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 1921 के अंदर आता है। ये सारी बातें यहाँ पर की गई है, और ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, रेयर चांस है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में क्वेश्चन वहां पर आएगा। ठीक है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। तो ये सब देख लेना आप। 21A वाली भी चीज आप यहाँ पर देख लेना। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।